आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुमित आज 10 साल के बाद अपने गांव सोनगढ़ जा रहा था। वो जब 12 बरस का था तभी उसके पापा गायब हो गए थे। सुमित रेलवे स्टेशन से अपने घर ऑटो रिक्शा से जा रहा था। घर जाते वक्त रास्ते में एक जंगल आता है जो सुमित पुरानी यादों में खो जाता है। उसे लग रहा था जैसे अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब एक दिन सुमित का जन्मदिन था और उसके पापा उसकी जिद पे उसके पसंद का खिलौना लेने शहर गए थे। फिर वो कभी वापस नहीं आए। सुमित को अभी भी याद है जब उसकी माँ रात में डरकर चिल्लाते हुए जग जाती थी और सुमित को सीने से लगा लेते थे। फिर सुमित को शहर भेज दिया गया और हिदायत दी गई कि कभी वापस गांव नहीं आना। उस समय सुमित बस रोता रहा पर उसे कुछ समझ नहीं आया आखिर उस वक्त क्या हो रहा था। सोनगढ़ आ गया, सभी अपना अपना भाड़ा दो, ऑटो वाला चिल्लाया तो सुमित वर्तमान में वापस आ गया। दरअसल सुमित की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो सुमित किसी को बिना बताए सोनगढ़ आकर अपनी माँ को चौंकाना चाहता था। कुछ दूर चलने के बाद सुमित अपने घर के दरवाजे पर था और उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला। सुमित अपनी माँ से सिर्फ फ़ोन पर ही बातें करता था। चेहरा कई सालों के बाद देख रहा था। सुमित अपनी माँ के चेहरे पर झुर्रियाँ और उदासी देख तड़प उठा। वो माँ को गले लगाना चाहता था तो वो आगे बढ़ा। सुमित की माँ जो काफ़ी देर बुत बनी सुमित को देख रहे थे वो कुछ कदम पीछे हट गई पर तब तक सुमित उन्हें गले लगा चुका था। आप कौन है और क्या काम है? सुमित ने जैसे ही ये सवाल अपनी माँ के मुंह से सुना तो चिल्लाकर बोला, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका बेटा सुमित। और सुमित ने रोना शुरू कर दिया। सुमित की माँ से उसके आंसू देखे नहीं गए तो उन्होंने सुमित को चुप कराया और कहा, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई है इसलिए पहचान नहीं पाई, माफ़ कर दो। ऐसा नहीं था कि सुमित की माँ कंचन ने उसे पहचाना नहीं था। उसके गांव से बाहर जाने के बाद उसने बड़े होने की हर तस्वीर उसके पास थी पर वो चाहती थी कि सुमित इस गांव में ना रहे। ठीक है माँ, चलो अंदर चलें, बहुत दिनों के बाद आपसे मिला हूँ, बहुत सारी बातें करना है आपसे। अंदर जाकर कंचन को उसका चश्मा पहनाया और सुमित फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर वो बाहर आया तो कंचन ने खाना तैयार कर दिया था। सुमित ने ध्यान दिया कि जब से वो आया है उसकी माँ एक बार भी नहीं मुस्कुराई। सुमित ने माँ से जब पूछना चाहा तो कंचन ने बात को टाल दिया। सुमित खाकर गांव में टहलने निकला तो बचपन के कई दोस्त भी मिले। बातचीत में सुमित को पता लगा कि अकेले उसके पापा ही नहीं बल्कि और भी कई लोग हैं जो लापता हो गए हैं और ये सब उस दिन होता है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला दिखाती है, यानी पूर्णिमा की रात। रास्ते में सुमित को चंदू पहलवान मिला जिसे सुमित चंदू काका कहता था। जब सुमित के पापा लापता हो गए थे तो चंदू काका ने उसके परिवार की काफ़ी मदद की थी। गांव वाले बहुत भरोसा करते थे चंदू पहलवान पर। चंदू पहलवान की कोई औलाद नहीं थी तो वो अपना सारा प्यार गांव के बच्चों पर लुटाता था। तभी वो गांव के बच्चों का प्यारा चंदू काका था। पर एक बार जब चंदू पूर्णिमा की रात जंगल से आ रहा था तो उसके साथ कुछ हुआ था। तब से चंदू थोड़ा बदल गया था। गांव वाले समझते थे कि चंदू जैसे पहलवान आदमी को कोई चीज़ का डर नहीं, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पापा का जिक्र आने से सुमित थोड़ा उदास हो गया था। सुमित दोस्तों को दोबारा मिलने की बात कहकर घर आया और उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह उसने माँ से ये सब घटनाओं के बारे में रहस्य पूछने का सोचा। सुबह वो नाश्ता करके माँ से ये सब पूछा
तो कंचन ने पहले तो बात को टाल दिया। तो इस पर सुमित ने कहा, 10 साल से मैं ये बोझ लेकर घूम रहा हूं माँ। मैं कई रात ये सोचकर सो नहीं पाता कि आखिर उस रात क्या हुआ था जिसने मुझे तुझसे अलग कर दिया। और पापा, सुमित रोकर ये सब पूछ रहा था। आखिर कंचन का दिल पसीज गया और वो सुमित के आंसू पोंछकर बताना शुरू की। उस दिन तुम्हारा जन्मदिन था और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए उपहार लाना भूल गए थे। तुम्हारी जिद के कारण तुम्हारे पापा शाम में तुम्हारे उपहार के लिए शहर गए, पर वो वापस कभी नहीं आए। लोगों को सुबह सड़क पर एक उपहार पड़ा मिला जो रंगीन कागज में लपेटा हुआ था और उस पर तुम्हारा नाम लिखा था। लोगों का कहना था कि उस रात लोगों को जंगल से भेड़ियों की आवाज आ रही थी और कंचन रोने लगी। सुमित ने माँ के आंसू पोंछे और घर से बाहर चला गया। दोस्तों से भी बात करने पर यही पता चला कि हर पूर्णिमा की रात को जंगल से भेड़ियों की आवाज़ें आती हैं और लोग गायब हो रहे हैं। सुमित ने लोगों के गायब होने का रहस्य पता कर लोगों को डर मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने दोस्तों को अपनी योजना बताई तो दोस्तों ने मना कर दिया, पर जब दोस्तों को गांव वालों की तकलीफ़ों के बारे में सोचने के लिए कहा तो सभी दोस्त मान गए। अगले पूर्णिमा की रात जंगल में जाना तय हो गया। सारे दोस्त अपने घर वालों से छुपकर पूर्णिमा की रात जंगल की ओर गए। जंगल में घुसते ही उन्हें कई हड्डियां दिखी। सभी डर तो रहे थे, पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा अंदर जाने पर इंसानी खोपड़ी मिली जो इधर उधर पड़ी हुई थी। एक दूसरे का हाथ पकड़कर चिपक कर चल रहे थे। आगे बढ़ते ही उन्हें एक पेड़ के पास किसी की आवाज़ आई तो सभी रुक गए। पेड़ के पीछे से एक आदमी निकला जो कोई और नहीं बल्कि गांव का चंदू पहलवान था। तभी चंद्रमा अपनी पूर्ण कला दिखाने लगा और चंदू पहलवान के हाव भाव बदलने लगे। धीरे धीरे उसके लंबे दांत चांद की चांदनी में चमक रहे थे। उसके कान और हाथ के नाखून काफी बड़े बड़े हो गए थे। उसके पूरे शरीर पर और चेहरे पर लंबे लंबे बाल आ गए थे। सुमित और उसके दोस्त जब तक कुछ समझ पाते तब तक चंदू पहलवान एक इंसानी भेड़िए में तब्दील हो चुका था। सुमित समझ चुका था जो चंदू पहलवान सबका प्यारा चंदू काका वो कोई इंसान नहीं था। चंदू पहलवान तक अपने साथी भेड़ियों को आवाज देकर बुला चुका था। सुमित बस इतना ही पूछ पाया कि चंदू काका आप कौन हो। बाकी उसकी आवाज उसके हलक में ही दबी रह गई। इधर सारे भेड़िए सुमित के दोस्तों पर टूट पड़े। सुबह गांव वाले बहुत परेशान थे क्योंकि गांव के बच्चे लापता थे और रात में भेड़ियों की काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। जिनके बच्चे लापता थे वो बहुत रो रहे थे और उनको सांत्वना दे रहा था चंदू पहलवान। सुमित की माँ कंचन रोकर खुद को कोस रही थी कि उसने सुमित को क्यों गांव में रहने दिया। सबकी नज़रों से छुपकर चंदू पहलवान अगले पूर्णिमा की रात में अपने शिकार चुन रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। पारस अपने माता पिता को बचपन में ही एक रोड हादसे में खो चुका था। इसलिए बचपन से लेकर अभी यानी 21 साल की उम्र तक पारस की परवरिश उसके दादाजी ने ही की थी। वैसे तो पारस की गांव में सभी लड़कों से बनती थी, मगर उसका एक दोस्त बहुत ही खास था, अंकित। अंकित और पारस दोनों बचपन के दोस्त थे। कोई भी काम, समारोह वगैरह एक दूसरे के बगैर नहीं करते थे। एक बार की बात है, पारस को अपने नानी के घर जाना था। पारस ने अंकित को ये बात बताई। सुनना भाई, मैं जा रहा हूं अपने नानी के घर, 10-12 दिन वहीं रहूंगा। पारस की बात सुनकर अंकित का हंसता खेलता चेहरा
अचानक से मायूस पड़ गया। अंकित का उतरा हुआ चेहरा देख पारस समझ गया उसके जाने से अंकित खुश नहीं है। तभी पारस अंकित से बोला, तू भी चलेगा मेरे साथ? घूम कर आएंगे, चल मजा आएगा। पारस की बात सुनकर अंकित फट से राजी हो गया, जिसके बाद दोनों निकलने की तैयारी में लग गए। पारस का गांव काफी दूर था, इसलिए उन दोनों ने सुबह वाली ट्रेन पकड़ी और शाम होते होते पारस और अंकित गांव के स्टेशन पर उतर गए। गर्मियों का मौसम चल रहा था, तभी तो शाम होने के बावजूद भी फिजा में रोशनी अभी भी थी। खैर, पारस और अंकित स्टेशन से बाहर निकले। गांव होने की वजह से स्टेशन के बाहर उतनी चहल पहल तो नहीं थी, मगर 2-4 साइकिल रिक्शा जरूर खड़े थे। पारस और अंकित एक रिक्शा वाले के पास गए। तभी पारस ने रिक्शा वाले से कहा, भैया अंधेरगढ़ गांव चलोगे? रिक्शे वाले ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो दोनों रिक्शा में चढ़कर बैठ गए। हालांकि पारस काफी सालों के बाद अपने नानी के घर जा रहा था, मगर उसे अभी भी अंधेरगढ़ गांव का चप्पा चप्पा याद है। कुछ देर के बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। पारस ने अंकित को जैसा बताया था, गांव उससे भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारा था। गांव में उस वक्त लोड शेडिंग हुई थी, जिस कारण बिजली ना होने की वजह से उन दोनों को घर के पीछे एक बागान में बैठने के लिए खाट लगा दिया गया। धीरे धीरे अब आसमान और जमीन दोनों पर अंधेरा कायम होने लगा था, मगर लाइट का अभी तक कोई अता पता नहीं था। पारस और अंकित खाट पर बैठे बैठे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कुछ ही घंटों में शाम का हल्का अंधेरा रात के गहरे अंधेरे में तब्दील हो गया। तभी पारस की नानी चलते हुए उन दोनों के पास आई और बोली, चलो बेटा खाना खा लो, खाना बन गया है। तो इस पर पारस ने अपनी नानी से पूछा, नानी लाइट आ गई? नानी ने अपना सिर ना में हिलाया। नानी से ना का इशारा पाकर पारस बोला, नानी एक काम करो, आप हमारा खाना यहीं ले आओ और हमारा बिस्तर भी यहीं पर लगा दो। पारस की बात सुनकर पहले पहले तो नानी ने उसे बाहर सोने से मना कर दिया, मगर पारस और अंकित जब दोनों ही जिद पर उतर गए तो नानी को उनकी बात माननी ही पड़ी। जिसके बाद वहां पर एक और खाट लगा दी गई और दोनों को खाना वहीं पर दिया गया। खाना पीना हो जाने के बाद पारस और अंकित दोनों एक एक खाट पर पसर गए। तब रात के 10 बज रहे थे। खुले आसमान के नीचे टिमटिमाते तारों को देखते देखते दोनों आपस में बातें कर रहे थे। भले ही उस वक्त वहां पर हवा ना चल रही हो, मगर खुले माहौल में होने की वजह से उमस वाली गर्मी नहीं लग रही थी, जो 4 दीवारी के अंदर लगती है। बातें करते करते कब नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया, किसी को कुछ याद नहीं। उनके सो जाने के बाद माहौल में पूरी तरह से खामोशी पसर चुकी थी। गांव का कोई भी आदमी अपने अपने घरों से बाहर नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब पारस की आंख खुली तो उसे किसी के घास पर चलने की आवाज आ रही थी। पारस की नींद बहुत पतली थी, इसलिए घास पर चलने की धीमी आवाज सुनकर भी उसकी नींद टूट गई। उसने आंख खोलकर देखा तो कोई शख्स बागान में चलते हुए बागान से बाहर की तरफ जा रहा था। हालांकि सिर्फ चांद की रोशनी में उस आदमी को पहचान पाना बहुत मुश्किल था, मगर उसका बदन और चलने का अंदाज देखकर पारस समझ गया कि ये उसका दोस्त अंकित है। मगर अंकित को इतनी रात गए बागान से बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये पारस को समझ में नहीं आ रहा था। पारस ने सोचा
शायद अंकित को नींद में चलने की आदत है, लिहाजा पारस अपने बिस्तर पर से उठकर अंकित के पास जाने लगा। अंकित के पास जाकर पारस ने उसे आवाज दिया, कहाँ जा रहा है तू? मगर पारस की बात का जवाब देने के बजाय अंकित बिना रुके चलता ही रहा। चलते हुए अंकित खेतों की तरफ जा रहा था। जिस हिसाब से वो संभल संभल कर चल रहा था, उसे देखकर पारस को ऐसा लग नहीं रहा था कि अंकित नींद में है। पर अगर वो नींद में नहीं है तो फिर वो रात में खेतों की तरफ क्यों जा रहा था? पारस ने सोचा वो भागकर अंकित के पास जाकर उसे रोक लेगा, मगर वो जितना तेज चलने की कोशिश कर रहा था, अंकित उससे उतना ही दूर होता जा रहा था। पारस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रात हर पल गहराती जा रही थी। पारस को अब बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि आखिर अंकित उसकी आवाज सुनकर भी रुक क्यों नहीं रहा। गुस्से से तिल मिलाकर पारस ने दौड़ना शुरू कर दिया, मगर फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। इतनी तेज दौड़ने के बावजूद भी पारस अंकित के पास नहीं पहुंच पा रहा था, जबकि अंकित सिर्फ चल रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है? पारस को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, मगर वो सिर्फ अपनी दोस्ती के खातिर चलता रहा। ऐसे ही कुछ देर चलते रहने के बाद पारस ने देखा कि अंकित खेत वाले रास्ते से अलग नीचे उतरकर नदी की तरफ जा रहा है। पारस ने उसे फिर आवाज लगाया, अरे उधर नदी है, उधर क्यों जा रहा है? रुक तो सही। मगर अंकित वो कहाँ रुकने वाला था। पारस की बात को अनसुना करके अंकित नदी की तरफ उतरता चला गया। उसके पीछे पीछे पारस भी नीचे उतरने लगा। नदी काफी ज्यादा बड़ी थी और नदी का बहाव काफी ज्यादा था। अंकित नदी से थोड़ी दूरी पर एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया। पारस के पास ये अच्छा मौका था उसे पकड़ने का, लिहाजा पारस भागता हुआ अंकित के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अंकित तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इतनी रात में यहाँ पर क्यों आया तू? इस पर अंकित बोला, मैं यहाँ पर मरने आया हूँ, तू चला जा यहाँ से। इस पर पारस ने अंकित को डांटते हुए कहा, पागल तो नहीं हो गया तू? ये क्या बैकी बातें कर रहा है? इस पर अंकित ने कहा ना मैंने, चला जा यहाँ से, मैं आज मर कर ही रहूंगा। इतना कहकर अंकित ने पारस को पीछे धक्का दे दिया। अंकित ने पारस को इतनी जोर से धक्का दिया कि पारस एकदम से जमीन पर गिर गया। पारस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंकित के भीतर इतनी शक्ति कब से आ गई, मगर फिर भी पारस वहां से नहीं गया क्योंकि उसे अपने दोस्त अंकित की काफी फिक्र हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं अंकित कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, लिहाजा पारस फिर से अंकित के पास गया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा, मगर अंकित समझने को तैयार ही नहीं था कि तभी अंकित एकदम से पत्थर पर से उठा और जाकर नदी में कूद गया। ये देखकर पारस की आंखें फटी की फटी रह गईं। डर के मारे उसके हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, जिसके बाद पारस दौड़ता हुआ सीधे अपने नानी के घर आया। उसने अपनी नानी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर नानी ने कहा, रुको, पहले एक बार बगान में चलो। पारस को काफी अजीब लगा कि जब अंकित नदी में कूदा है तो उसकी नानी उसे बगान में क्यों ले जा रही है। खैर, वो दोनों बगान में पहुंचे। बगान में जाकर जब पारस ने अपने पीछे वाले खाट की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंकित अपनी जगह पर सोया हुआ था। फिर नानी ने कहा, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। दरअसल जो नदी में कूदा था वो एक रूह था।
गांव में आजकल ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। बहुत लोग तो इन रूहों के चंगुल में फंसकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ सोने से मना कर रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि वो रूह हमारे बगान में भी आ सकती है। ये सब सुनकर पारस बहुत डर गया और कभी भी रात में बाहर नहीं सोया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ।